हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सोनी आईपी और आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आईपी क्लासेस। तो इस यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एनडीए के एग्जाम की 2021, एयरफोर्स के एग्जाम की, नेवी के एग्जाम की, सीडीएस के एग्जाम की, तो ये वीडियोस उनके बहुत काम आने वाली है। इन वीडियोस के अंदर हम फिजिक्स के पोर्शन को कंप्लीट पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट को स्टार्ट किया था। इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे उसके बाद वाले कंसेप्ट्स को। जिन्होंने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से जाके पीछे वाली वीडियोस को भी चेक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कर चुके थे, क्या था जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूँ। किसी भी चार्ज के अराउंड, वो सिंगल हो डबल हो कितने भी चार्ज हो, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने विद द हेल्प ऑफ लाइंस डिस्क्राइब करना सीखा। इन्हीं लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अगर आपके पास एक सिंगल चार्ज है, प्लस का भी हो सकता है बेटा, माइनस का भी हो सकता है, एक सिंगल चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनती है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। किस तरह की बनती है बेटा? स्ट्रेट लाइंस बनती है। और अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज है, अगर एक से ज्यादा चार्ज है, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या बनती है? वो कर्व भी बनती है। क्या बनती है बेटा? कर्व बनती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। स्ट्रेट किन केसेस में? जब चार्ज सिंगल हो। और कर्व किस केस में? जब चार्ज एक से ज्यादा हो। मे बी वो प्लस माइनस हो सकता है, प्लस प्लस हो सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बता के भी बताऊंगा कि क्यों कर्व उनको बनाया जाता है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करती हैं पाथ को। किसके पाथ को? एक टेस्ट चार्ज अगर फ्री है, उसको किसी के फील्ड में रखोगे तो उस पर लगेगा फोर्स, वो करेगा मूव, तो उसका मोशन जो होगा वो जिस रास्ते से होगा, जो पाथ होगा, उसी को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा। जैसे अगर यहाँ पर इस जगह पर, अगर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को रख दिया जाए तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा, तो ये बिल्कुल बाहर की तरफ इसी लाइन के लॉन्ग जाएगा। तो बिल्कुल ये जो लाइन है ये इंडिकेट करेगा इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को। साथ ही साथ एक डेफिनेशन और बताई थी, आपको याद होगा, इन लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। अब उस कंसेप्ट को फिर से समझे। देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई। मान लीजिए किसी चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब ये इंडिकेट क्या करती है? ये इंडिकेट करती है चार्ज के मोशन को। सपोज दैट चार्ज यहाँ पर है, इस जगह पर, अभी वो मूव कर रहा था, अभी यहाँ पर था। जब वो इस टाइम पे था, उस पे फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? अब बताएं। तो बोलेंगे कि सर फोर्स की डायरेक्शन बतानी है तो फोर्स तो इधर ही लगेगा, इस तरफ। अच्छा, अगर जब ये चार्ज यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये वाला चार्ज फोर्स की वजह से, अब फोर्स किधर लगेगा? अभी जो फोर्स है वो इधर लगेगा। जिधर ई की जिधर ये जो बड़े वाला एरो मैंने बनाया, स्टार्टिंग वाला एरो बनाया, उसी तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है ना? और आपको याद हो, फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन सेम है। अगर फोर्स इधर लग रहा है तो फील्ड भी इधर लग रहा है। यानी इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर मैं इस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट क्या होता है? जो किसी पॉइंट पे टच करके जाए। स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो खुद ही होता है, तो इसका टेंजेंट ये खुद है। तो यानी इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन इधर है। लेकिन किसी केस में अगर लाइन कर्व हो, किसी चार्ज के लिए आपने लाइन कर्व बनाई। अब कर्व लाइन का मतलब क्या है? कि चार्ज इस पाथ पे मूव कर रहा है, ऐसे कर्व मूव कर रहा है। जब वो कर्व मूव कर रहा है, जिस टाइम पे चार्ज यहाँ पर होगा, जिस टाइम पे चार्ज यहाँ पर होगा, तो उस टाइम पे इस पे जो फोर्स लग रहा होगा शायद वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ इसकी डायरेक्शन है। अब खुद इमेजिन करें कि आप जैसे, ये एक रोड है, ये लाइन ना समझ के आप इसको क्या मान लीजिए, एक रोड है, एक सड़क है, और इसके ऊपर एक कार है, एक ऐसे व्हीकल मूव कर रहे हैं, और आप उस व्हीकल के अंदर बैठे हैं यहाँ पर। तो सोचो जरा, जब ये व्हीकल यहाँ पर है तो आप किस तरफ देखोगे? तो आप तो, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा आपका, तो वो बिल्कुल इधर होगा, आपका जो ध्यान होगा वो इस तरफ होगा। और जैसे ही कार थोड़ी देर बाद यहाँ इस जगह पर पहुंच जाएगी, इस जगह पर, अब मुझे बताओ कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू किधर होगा? तो शायद आप बिल्कुल इस तरफ देख पाएंगे, ऐसे सीधा। और थोड़ी देर बाद जब कार यहाँ पर पहुंच जाएगी, इस जगह पर कार पहुंचेगी, तो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो शायद वो इस तरफ होगा, बिल्कुल होगा ना? तो इसी तरह से जब चार्ज यहाँ पर, आप इस कार को जस्ट एक चार्ज समझे, जब चार्ज यहाँ पर था, इस लाइन के ऊपर यहाँ पर था, तो उस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा था। ये इंडिकेट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। तो ये एक्चुअल में टेंजेंट ही तो बना। तो इस कर्व पर, इस पॉइंट पर आपसे पूछ ले कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो ये जो टेंजेंट है ये आपको फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, यानी फील्ड इधर है। जैसे ही चार्ज मूव करता करता यहाँ पर पहुंचा, तो फील्ड की डायरेक्शन बदल गई, और किस तरफ है? तो फिर से मैंने एक टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट फिर से क्या इंडिकेट कर रहा है? फील्ड की डायरेक्शन।
थोड़ी देर बाद जब चार्ज मूव होके यहाँ पर पहुंचा, इस जगह पर पहुंचा, फिर से ई की डायरेक्शन बदल गई। अब आपसे पूछे कि किधर है, तो फिर से आपने इस पॉइंट पे क्या बना लिया बेटा, टेंजेंट बना लिया। तो टेंजेंट बनाने से आपको फील्ड की डायरेक्शन का पता लगता है, ठीक है। और टेंजेंट अलग अलग कब बनेगी, जब लाइन कर्व होगी, क्योंकि कर्व लाइन के केस में हर बार चार्ज की डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू के लिए आपको उस जगह का टेंजेंट बनाना पड़ेगा। जैसे इस पॉइंट पर आपको ई की डायरेक्शन पूछे तो सिर्फ आप इसी पॉइंट का टेंजेंट बनाओगे। जैसे ये जो टेंजेंट बना दिया, तो ये टेंजेंट इंडिकेट करेगा क्या, फील्ड की डायरेक्शन की। इस पॉइंट पे जब चार्ज था उधर, उस टाइम इस तरफ फील्ड, ठीक है। इस तरह से टेंजेंट का कंसेप्ट आई थिंक सो क्लियर हो गया। चलिए अब हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्रॉ करते हैं अलग अलग शेप के लिए। अगर आपको कह दिया जाए कि आपके पास एक सिंगल चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज भी बोल देते हैं बेटा, और वो भी प्लस का चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह की होगी, वो हम बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर चार्ज प्लस का है, अब सोचो जरा, अगर मैं टेस्ट का चार्ज यहाँ पर रखता हूँ, टेस्ट चार्ज क्यू नोट, तो प्लस का है, तो ये प्लस वाला इसको बाहर की तरफ धक्का मारेगा। अगर बाहर की तरफ धक्का मारेगा तो जो पाथ बनेगा इसे बाहर की तरफ बनेगा। और अगर आप यही टेस्ट सेट यहाँ पर रखते तो उसको बाहर की तरफ धक्का मारता है, इधर यहाँ पर रखते तो भी बाहर की तरफ धक्का मारेगा, यहाँ रखोगे तो भी बाहर की तरफ, यहाँ रखोगे तो भी बाहर की तरफ, यहाँ रखोगे तो भी। यानी एक प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक वैलेंस कुछ इस तरह से होती है, जो कि उस चार्ज से बाहर की तरफ जाती है, चार्ज से बाहर की तरफ। यानी प्लस वाले चार्ज से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएंगी, ये जाएगी इंफिनिटी तक, अप टू इंफिनिटी। कहाँ तक जाएगी बेटा, अप टू इंफिनिटी। और एक खास बात ध्यान देना, हालांकि आगे मैं प्रॉपर्टीज में बताऊंगा चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन बनती है इसकी प्रॉपर्टी में, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है तो इस बॉडी की हमेशा नॉर्मल होती है। यानी ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज जहां से वो स्टार्ट हो रही है, उसके साथ ये जो एंगल देखिए इन लाइनों का, यहाँ पर ये जो एंगल बना, यहाँ पर ये जो एंगल बना, ये एंगल, ये हमेशा जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। यानी जिस भी बॉडी से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है अंदर आ रही है, वो हमेशा नॉर्मली होगी, स्टार्ट हमेशा नॉर्मली होगी। अगर आपको बोल दूं कि आपके पास एक चार्ज नेगेटिव है, उस केस में क्या होगा। अब अगर मैं इसके पास यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखता हूँ, तो प्लस का है, तो क्या माइनस वाला उसको अंदर की ओर खींचेगा, बिल्कुल ऐसे अंदर की ओर खींचेगा। यानी जो डायरेक्शन होगी इस बार लाइन की, कहाँ बेटा, अंदर की तरफ। टेस्ट चार्ज यहाँ होता तो भी अंदर की तरफ, टेस्ट चार्ज यहाँ होता तो भी अंदर की तरफ, इधर भी अंदर की तरफ, यहाँ भी अंदर की तरफ, यहाँ भी, इधर भी अंदर की तरफ, इधर भी अंदर की तरफ, इधर। यानी एक माइनस वाले चार्ज की फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं आप, उस चार्ज के अंदर की तरफ। स्टार्ट कहां से होती है बेटा, ध्यान देना, ये इस बार इंफिनिटी से स्टार्ट होती है और चार्ज के ऊपर जाके खत्म होती है। यानी कभी भी आपको कहीं पर लाइनें अंदर एंटर करती दिख जाए तो समझ लेना वहां पर माइनस का चार्ज है। कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज। और कितना एंगल बनाती है, ध्यान देना, हर जगह ये जो एंगल होगा बेटा, ये कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर ही अंदर की ओर आएंगे। तो ये था किसके लिए, पॉइंट चार्ज, एक प्लस का हो अकेला, एक माइनस का हो। अब करते हैं जब एक से ज्यादा चार्ज हो तो समस्या खड़ी हो जाती है, जब एक से ज्यादा चार्ज आ जाए। अब अगर मैंने कहा कि आपके पास एक प्लस का चार्ज भी है, एक माइनस का चार्ज भी है, वैल्यू में दोनों बराबर, जितना ये प्लस का चार्ज उतना ही ये माइनस का चार्ज, इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, डाई का मतलब दो, पोल मतलब पोलैरिटी। ऐसा सिस्टम जिसमें चार्ज हो, दो हो, वो भी अलग अलग पोलैरिटी के, उसको डाइपोल कहा जाता है। तो अब मैंने क्या किया, एक प्लस का बना दिया, एक माइनस का बना दिया, दोनों वैल्यू में इक्वल है, यानी इन दोनों के सिस्टम को क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। अब अगर मैं पहले तो देखो सबसे बीच में यहाँ पर, या फिर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रखता है यहाँ, तो क्या ये प्लस वाला उसको बाहर की ओर धक्का मारता, बिल्कुल इधर की तरफ फोर्स लगाता, और ये माइनस वाला भी इसको अंदर की ओर खींचता। तो अब बताओ इस चार्ज का पाथ क्या हुआ, ये माइनस वाले से बाहर की तरफ जाएगा और किसके अंदर की तरफ जाएगा, सॉरी, प्लस वाले से बाहर की तरफ जाएगा और माइनस वाले के अंदर की तरफ जाएगा। यानी आपने जो लाइन ड्रॉ की वो कुछ इस तरह से बनी, प्लस से माइनस की तरफ, इस तरह से। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि अगर एक चार्ज को आपने यहाँ रखा, देखना यहाँ रखा, तो क्या होता, ये वाला जो चार्ज है उस पे ऐसे बाहर की तरफ, इधर की तरफ फोर्स लगाता। अब इधर की तरफ लग रहा है तो इस टाइम पे ये वाला भी तो इधर की तरफ उसको खींच रहा होगा ऐसे अंदर की ओर। तो दोनों की रिजल्टेंट फोर्स की वजह से उसका जो पाथ है बेटा वो कैसा हो जाएगा, इस तरह से कर्व में हो जाएगा। और धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ आएगा तो उसका अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा, तो ये जो लाइन है कुछ इस तरह से आ जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मॉडिफाई होगी। सेम एज इट इज यहाँ चार्ज रखते तो उस पर फोर्स लगता और उसका मोशन कैसा होता, इस तरह से कर्व मोशन हो जाता। कैसा हो जाता, कर्व में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, पीछे की तरफ, इधर देखे बेटा, माइनस में तो अंदर की तरफ आता है। जनरली जब प्लस का अकेला था तो लाइन ऐसे सीधी बनाते थे, आपको याद होगा, लेकिन अब उधर नेगेटिव का है तो उसकी तरफ थोड़ा सा ऐसे कर्वनेस कर दी, ठीक है, ऐसे कर्व उधर की तरफ।
ऐसे ही माइनस के लिए इधर की तरफ। अब एरो बनाने हैं, प्लस वाले पे हमेशा बाहर की तरफ बनाते हैं, ठीक है, और माइनस वाले में कहाँ की तरफ दिखाने हैं, अंदर की तरफ दिखाने हैं। यानी आपसे एक चीज और पता लगी कि अगर आपके पास डाइपोल है, फील्ड प्लस से स्टार्ट होगा, फील्ड लाइन प्लस से स्टार्ट होगी, माइनस वाले पे खत्म होगी, प्लस से स्टार्ट होगी, माइनस वाले पे खत्म होगी। अच्छा, अब अगला है ड्यू टू लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मतलब एक जैसे चार्ज हो। अगर आपको बोल दिया कि ये भी प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, अब इनकी फील्ड लाइन सर बना के बताओ। अब अगर सोचो, अगर ये अकेला होता तो आपको पता है अकेले के लिए इसकी लाइन ऐसे बाहर होती, इधर भी बाहर होती, इधर भी ऐसे बाहर। मैं इस अकेले का बना के दिखाता हूँ अभी एक बार। इस प्लस का ऐसे बनाते और इस वाले का भी कुछ इस तरह से दिखाते आप, ये लाइनें बाहर की तरफ बनाते, लेकिन दोनों को आपने साथ में रख दिया। अब साथ में रखने से होगा क्या, मुझे बताओ, क्या ये प्लस वाला इस प्लस को रिपेल करेगा? यानी अगर यहाँ पर एक चार्ज रखते हो, तो अगर ये उसको बाहर की तरफ इधर रिपेल कर रहा है, तो ये प्लस वाला भी रिपेल करेगा, जिसकी वजह से जो लाइन है बेटा, ये इस तरह से क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस तरह से कर्व। ये भी इधर की तरफ कर्व, ये भी इधर की तरफ कर्व, और ये बीच में आप बताओ क्या लाइन बनेगी? नहीं बनेगी, ये लाइन नहीं बनेगी। इसको कर देता हूँ साफ। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि दोनों का रिपल्शन है, और ये लाइन भी थोड़ी सी इस तरह से क्या हो जाएगी बेटा, कर्व हो जाएगी, क्योंकि प्लस प्लस वाले क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी मॉडिफाई हो जाएंगी। पहले मैंने ब्लू कलर में दिखाया, वो उसकी ओरिजिनल लाइन थी, लेकिन फोर्स की वजह से मॉडिफाइड हो गई। और अच्छा, एक चीज और ध्यान दें, इनके बिल्कुल बीचों बीच, अगर ये दोनों चार्ज बराबर है, तो इनके बीचों बीच एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जिसपे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि जितना प्लस वाला ये इधर की तरफ रिपल्सिव लगाएगा, उतना ही प्लस वाला इधर की तरफ रिपल्सिव लगाएगा। यानी इस जगह पे नेट फोर्स जीरो होगा। इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, न्यूट्रल पॉइंट। और बिल्कुल बीचों बीच होगा, क्योंकि अगर ये दोनों चार्ज बराबर है। ड्यू टू अनलाइक चार्ज, लाइक चार्ज यानी सेम, ठीक है। अब अनलाइक चार्ज में आपको बता चुका हूँ, डाइपोल का बना चुके हैं, आपको ध्यान होगा प्लस और माइनस का यहाँ से ऐसे स्टार्ट होके इस तरह से बनाते थे, अब बना सकते हैं। अच्छा, ड्यू टू थिन शीट, अगर आपके पास एक एक शीट है, एक प्लेट है, अब प्लेट पे चार्ज प्लस का भी हो सकता है, प्लेट पे चार्ज माइनस का भी हो सकता है, दोनों बना लेते हैं। अगर प्लेट पे प्लस का चार्ज है और अगर प्लेट पे माइनस का चार्ज है, तो क्या होगा, अब प्लस पे चार्ज की वजह से इस पे फील्ड लाइन ऐसे बेटा बाहर की ओर जाएंगे ना, इधर की तरफ भी बाहर जाएंगे, क्योंकि इधर भी तो प्लस है। और अगर माइनस का चार्ज है, तो लाइनें कहाँ जाएंगी, उसके अंदर की तरफ। लाइनें कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ पर बेटा, वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। हर जगह कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इसको अच्छे से याद कर लेना। अच्छा, एक चीज और आप जरा ध्यान दें, अगर आपको बोल दिया जाए कि ये कोई मेटल का प्लेट है, ये क्या है बेटा, एक मेटल का प्लेट, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी ये न्यूट्रल है, जितना प्लस उतना माइनस। इसके पास में अगर एक प्लस का चार्ज रख दूं, तो मुझे फील्ड लाइन बताओ किस तरह से बनेगी। अब सबसे पहले देखिए, प्लस का चार्ज रखने की वजह से, और अगर ये प्लस का स्ट्रॉन्ग है, इंडक्शन हो जाएगा, इधर सारा इस मेटल का नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा, और इधर सारा क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा। अब अगर एक सिंगल प्लस का चार्ज आप उसकी फील्ड लाइन बनाते, तो कुछ इस तरह से बनाते लाइनें, प्लस वाले की वजह से तो ऐसे ही बनाते हैं आप, बाहर की तरफ सभी एरो लगाते हैं। लेकिन अब मुझे बताओ, नीचे माइनस का है, तो क्या करेगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये लाइन ऐसे एकदम नीचे, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये लाइन भी इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये भी इधर की तरफ अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये भी इसी तरह से नीचे की तरफ क्या हो जाएंगी, मॉडिफाई हो जाएंगी। यानी अगर एक प्लेट के पास चार्ज रखा हो, तो उसका फील्ड कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी आ गई है हमें, प्लस के चार्ज के लिए बाहर की तरफ उसी से स्टार्ट होंगी, इन्फिनिटी पे खत्म होंगी, माइनस के लिए इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, उसी पे खत्म हुआ। डाइपोल के लिए बनाया, प्लस से माइनस की तरफ, सेम के लिए रिपेल वाला बनाया, सीख चुके हैं। अब यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या, देखिए, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी कुछ वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड भी है, और उसका डायरेक्शन भी है। और अगर दोनों क्या हो, बोथ क्या हो, फिक्स हो या कांस्टेंट हो, तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा यूनिफॉर्म कहा जाता है। अब मैग्नीट्यूड पता लगता है किससे, स्ट्रेंथ से, किससे, स्ट्रेंथ से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच के गैप से। अच्छा, डायरेक्शन पता लगता है एरो से। अगर मैं क्या करूं, आपको एक ऐसे फील्ड रिप्रेजेंट करके दूं, इस तरह से मैं पैरेलल लाइंस बनाऊं किसी के लिए, तो देखिए इनके बीच का गैप बराबर है, तो गैप इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड को। अब गैप गैप बराबर है, तो यानी मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है। अच्छा, एरो भी देख ले, सभी क्या है, लेफ्ट से राइट आप देख सकते हैं, इट मीन डायरेक्शन भी सेम है। तो इस तरह से आप यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो, किसको, यूनिफॉर्म फील्ड को। और मिलता कहाँ से है, जब आप एक प्लस का प्लेट रखते हो और एक माइनस का प्लेट रखते हो, उसके बीच में यूनिफॉर्म फील्ड होता है। अगर एक प्लस का चार्ज, अगर आपको याद होगा, तो प्लस के चार्ज की वजह से लाइनें कुछ आप ऐसे बनाते थे,
क्या मुझे बताओ क्या वो यूनिफॉर्म फील्ड होता था? नहीं ना, क्योंकि देखिए गैप इनके बीच में यहाँ पर इतना है, यहाँ पर गैप बढ़ के इतना हो गया, यहाँ पर गैप और बढ़ गया, एंड साथ में डायरेक्शन इसकी इधर की तरफ है और इसकी डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, यानी वहां पर ना तो डायरेक्शन सेम है, ना ही उनके बीच का गैप सेम है। इट मीन वो यूनिफॉर्म फील्ड नहीं था, ये कोई अलग था, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड था। और यूनिफॉर्म फील्ड हमेशा आपको कब मिलेगी? जब आपके पास एक प्लेट हो जिसपे प्लस का चार्ज है और एक प्लेट हो जिसपे माइनस का चार्ज है और दोनों बराबर हो, उसके बीच में हमेशा यूनिफॉर्म फील्ड मिलता है। और यूनिफॉर्म फील्ड की खास बात क्या है कि उसके अंदर आप कोई भी पॉइंट ड्रॉ कर लो तो हर एक पॉइंट पर ई की वैल्यू सेम होगी, हर एक पॉइंट पे सेम फोर्स लगेगा। किसकी खास बात है? यूनिफॉर्म फील्ड की। अब चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या है। अब अगर मैं आपको बोल दूं, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, यानी वैल्यू फील्ड की चेंज हो रही हो, या कि क्या चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या दोनों के दोनों चेंज हो रहे हो, या फिर क्या हो रहे हो, बोथ चेंज हो रहे हो, इस तरह के फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहा जाता है। जैसे एग्जांपल से समझें, अगर मैं क्या रहा हूँ आपको इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की, ये पहला केस है। दूसरा केस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ इस तरह से बनाया, और तीसरा मैंने कुछ इस तरह से बना दिया। ठीक है, अब मुझे तीनों का देखें। अब सबसे पहले देखिए इसका जो गैप है इतना है, फिर गैप और बढ़ गया, फिर गैप और बढ़ गया, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है, यानी पहला इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो सकता है। दूसरे केस में देखिए सर गैप तो बराबर है, जितना गैप यहाँ उतना यहाँ उतना यहाँ, नीचे भी इतना गैप है, लेकिन डायरेक्शन देखो कर्व लाइन है, इस जगह डायरेक्शन इसका टेंजेंट ये है, इस जगह डायरेक्शन इसका टेंजेंट ये है, डायरेक्शन तो हर बार बदल रही है, यानी ये भी कैसा फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म। और अगर इस तरह से देखें, अब डायरेक्शन इधर भी इधर है, इस तरफ भी इधर है बेटा, देखिए इधर भी इधर है, और यहाँ भी डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इधर गैप ज्यादा है, देख लो इनके बीच का, और यहाँ पर तो गैप कम हो गया, यानी ये कैसा फील्ड है? ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो इस तरह के जितने भी फील्ड रिप्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक पॉइंट चार्ज सिर्फ प्लस का हो, सिर्फ पॉजिटिव ओनली हो, तो क्या होता है उस केस में? स्टार्ट वहीं से होती है, स्टार्ट फ्रॉम चार्ज, तो वो चार्ज से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ होती है? एंड्स एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जाती है, आपको याद होगा। अच्छा दूसरा, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज है आपके पास, नेगेटिव ओनली, तो क्या होता है? वो स्टार्ट कहाँ से होती है? उस केस में वो स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी से आती है, और एंड्स एट चार्ज पे आपके पास एंड होती है। और अगर आपको मैं बोल दूं कि आपके पास क्या हो बेटा, एक डाइपोल हो, यानी एक प्लस और माइनस दोनों हो, उस केस में क्या होगा? स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, और खत्म कहाँ पर होती है? एंड्स एट नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से होता है। अच्छा अगली प्रॉपर्टी देखें क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमेशा कैसे ड्रॉ करते हो? परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं आपको बोल दूं जैसे एग्जांपल के लिए कि ये कोई सरफेस है और इस पे कुछ चार्ज है, इस पे क्या है? कुछ चार्ज, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चार्ज बना दिए इस पे, ठीक है, ऐसे सारा प्लस का बना दिया, और इधर की तरफ मैंने माइनस का बना दिया, और आपको बोलता हूँ कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी ने बनाई है, इस तरह से लाइनें बनाई है। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या ये लाइनें सारी सही हैं? अगर आप पहली लाइन को चेक करो, ये वाली, क्या यहाँ पर ये जो एंगल है 90 डिग्री का है? शायद इससे ज्यादा है, यानी ये लाइन गलत बनाई है। क्या ये एंगल 90 डिग्री है? देख लीजिए 90 से कम है, यानी ये लाइन भी गलत है। क्या ये 90 डिग्री है? हाँ बिल्कुल, आपको ये नॉर्मल दिख रहा है, यानी इस तरफ लाइन आपने सही रिप्रेजेंट की है। यहाँ पर देखिए अगर ये 99, क्या एंगल 90 है तो शायद 90 से कम है, तो ये भी लाइन गलत बनाई। यहाँ पर भी एंगल देखिए 90 से कम है तो भी लाइन गलत बनाई। तो आपको ये देखना है क्या वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है या नहीं है। अगर है तभी वो लाइंस जो है वो सही बनाई गई है। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस कर्व्स होती हैं। क्या होती है बेटा? कॉन्टिन्यूस कर्व, उनमें कोई ब्रेक नहीं होती। कॉन्टिन्यूस कर्व का मतलब क्या है? जैसे ये एक सोर्स चार्ज है, अब यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखो तो इस पे फोर्स लगेगा, वो जब मूव करेगा उसकी जो पाथ बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या ऐसा होता है ये चार्ज थोड़ा सा मूव किया इतना, फिर रुक गया, फिर थोड़ा सा मूव किया, फिर रुक गया, फिर थोड़ा सा मूव किया, फिर रुक गया? ऐसा तो नहीं है, कंटिन्यूसली मूव करेगा। ये जो लाइंस होती है वो हमेशा क्या होती है? कॉन्टिन्यूस कर्व होती है। क्या होती है? कॉन्टिन्यूस कर्व। अच्छा इसकी खास बात देखना कि अगर अगर सुनना जरा ध्यान से, अगर आपके पास एक मटेरियल है तो वो क्या है? कंडक्टर है। क्या है बेटा? कंडक्टर है। तो आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कभी नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर कभी नहीं होती। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नोट पास
फ्रॉम कंडक्टर, कंडक्टर में से पास नहीं होती। ध्यान देना, आगे भी इसका प्रूफ कर लेंगे, जस्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी के तौर पे याद करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंसुलेटर में से पास हो सकती है, बिल्कुल हाँ, दे कैन पास थ्रू इंसुलेटर, इसमें से पास हो सकती हैं, इंसुलेटर में से पास हो सकती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फिलेंस क्लोज लूप नहीं बनाती, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं बनाती। इसका मतलब अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकली तो वही वापस अंदर नहीं आएगी। अगर ऐसा होता है, सोचो जरा, लाइंस बाहर निकलती हैं प्लस वाले की वजह से, अंदर आती है माइनस वाले की वजह से, जितना प्लस उतना माइनस, यानी उस बॉडी के अंदर तो चार्ज टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। और अगर किसी बॉडी पे कुछ चार्ज है, अगर किसी बॉडी पे कुछ चार्ज है तो उससे लाइनें हमेशा या तो बाहर जाएंगी या अंदर आएंगी। अगर उस बॉडी पे नेट चार्ज जो है प्लस का है तो आपको लाइनें बाहर निकलती दिखेंगी, और अगर नेट चार्ज नेगेटिव है तो लाइनें उसके अंदर की तरफ आएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर कहीं पर फील्ड नहीं है तो वहां लाइनें भी नहीं होंगी। इफ नो फील्ड तो क्या होगा, नो फील्ड लाइंस, नो फील्ड लाइंस, वहां फील्ड लाइंस ही नहीं बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट बनाते हो, अगर टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता था, आप याद कीजिए, गिव्स द डायरेक्शन, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देता है टेंजेंट, ठीक है बेटा। ये अगर जैसे एक कर्व लाइन बना दी, किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, आपसे पूछा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, क्या करोगे आप, सिंपली इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दोगे, ये जो टेंजेंट है ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चलिए 10 नंबर प्रॉपर्टी पे चलते हैं, कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can never intersect, can never intersect ईच अदर, नहीं करती। क्यों नहीं करती, आप समझे इसको। अगर मान लीजिए वो इंटरसेक्ट करती है, अब देखें ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और अगर आप पहली कर्व के अकॉर्डिंग, इसके कर्व के अकॉर्डिंग देखें तो आप शायद टेंजेंट ये बनाएंगे, दूसरी कर्व के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टेंजेंट ये बनाएंगे। अब एक ही पॉइंट पे फील्ड इधर भी आ रहा है, फील्ड इधर भी आ रहा है, अब एक पॉइंट पे दो दो फील्ड तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कहीं पर पास पास है, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, दूर दूर है, तो इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। यानी इसकी जो क्लोजनेस ऑफ लाइंस है, क्लोजनेस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या करता है, इंडिकेट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक। जैसे अगर एक प्लस का चार्ज है, आप उसकी फील्ड लाइंस कुछ याद कीजिए, ऐसे ही तो थी। अब मैंने एक पॉइंट ए बनाया, एक पॉइंट बी बनाया, मुझे बताओ कि फील्ड कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा, क्या वो ए पे होगा या बी पे। देखिए ए पॉइंट पे लाइनें देखिए नजदीक नजदीक है, और बी पॉइंट पे देखिए लाइनें कितनी दूर दूर है ना, इनके बीच का गैप ज्यादा है, यानी फील्ड ज्यादा होगा ए पॉइंट पे, फील्ड कम होगा किस पे बेटा, बी पॉइंट पे। तो आप इस तरह के कंसेप्ट को भी याद रखें। दो अगर चार्ज एक जैसे ना हो, जैसे एक प्लस का है एक माइनस का, तो उनके बीच की जो लाइनें हैं वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अकेले प्लस की तो इस तरफ जाती, लेकिन माइनस की वजह से क्या होती है, वो इधर की तरफ थोड़ा बेंड हो जाती है। ऐसे ही माइनस की वजह से जो लाइन थी वो पहले सीधी ऐसे आनी चाहती थी, आपको पता अंदर की तरफ, अब इसकी वजह से ये मॉडिफाइड हो जाती है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दो अनलाइक चार्ज की वजह से इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। आप देखिए कि लाइनें यहाँ पर पास पास आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ये क्या इंडिकेट करती है, कॉन्ट्रैक्ट होना इंडिकेट करता है कि अनलाइक चार्ज के बीच में क्या है, अनलाइक चार्ज के बीच में क्या है बेटा, अट्रैक्शन। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप ध्यान दें कि आपके पास दोनों चार्ज एक जैसे हैं तो क्या होता है, इसकी फील्ड लाइन इधर की तरफ रिपेल हो जाती है, इसकी भी इधर की तरफ रिपेल हो जाती है। ऐसे तो होता है एक दूसरे की रिपल्शन को, ठीक है, ये फैल जाती है, ये क्या करती है, फैल जाती है। यानी ये क्या करती है, अप्लाई लेटरल प्रेशर, इंडिकेट क्या करती है, लाइक चार्ज जो है, लाइक चार्ज क्या करते हैं बेटा,
रिपेल करते हैं, ये इस चीज को इंडिकेट करते हैं। तो ये थी कुछ इलेक्ट्रिक फिलाइंस की प्रॉपर्टी। आई थिंक सो समझ आ गया होगा इलेक्ट्रिक फिलाइंस की प्रॉपर्टी। एक आधा क्वेश्चन बन ही जाता है, जनरली दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। या आपको कोई स्टेटमेंट दे दी, हमको बोला कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, आपको कुछ इस तरह से दे दी, ठीक है। या कोई डायग्राम दे दी, बोले कि क्या ये सही है। इलेक्ट्रिक फिलाइंस के कंसेप्ट से इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है, हमें एक फॉर्मूला पढ़ना है कि अगर आपके पास एक चार्ज्ड रिंग है, मतलब एक रिंग के ऊपर ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और उस रिंग पे चार्ज की वजह से उसके आसपास फील्ड होगा, तो किसी पॉइंट पर फील्ड कैसे निकालें। तो सबसे पहले मैंने क्या माना कि इसकी जो ये रेडियस है इसको मैंने स्मॉल ए से लिखा, और आपको कहा कि एक्सिस पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट का इस सेंटर से जो डिस्टेंस है बेटा उसको मैंने स्मॉल आर लिखा, और इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो उसका जो फॉर्मूला है ध्यान देना, एट एक्सिस, क्योंकि एक्सिस पे निकाल रहे हैं, तो ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू के, कि आपको पता है कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू यानी इस पे जो टोटल चार्ज है, आर यानी जिस पॉइंट पे देखिए ये इसका जो पोजीशन है, डिवाइड बाय ए स्क्वेयर यानी इस रेडियस का स्क्वेयर प्लस आर का स्क्वेयर इस डिस्टेंस का स्क्वेयर, इसकी पावर 3/2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस। तो इस फॉर्मूले से आप एक्सिस पे निकाल सकते हैं। अब आपको बोल दे कि एक्सिस पे निकाला, हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ पर है, सेंटर पे ही बताओ कि एक रिंग पे चार्ज है, पूरा ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज है, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इसके सेंटर पे कितना फील्ड है। तो सेंटर के लिए सोचो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जीरो। यहाँ पर आर जीरो पुट करोगे, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी, ई भी कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद करना है, क्या, रिंग के सेंटर पे फील्ड होता ही नहीं सर, रिंग के सेंटर पे फील्ड होता ही नहीं। अच्छा, आप इसका डिपेंडेंस का देखें, डिपेंडेंस मीन टू से अगर ये जो आर डिस्टेंस है बहुत ज्यादा हो एज कम्पेयर टू रेडियस, कि अगर ये वाला जो ए है बहुत छोटा हो और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा दूर है, सोचो एक रिंग है, आपको यहाँ तो एक रिंग दिखी है, जैसे जैसे उससे दूर जाते रहोगे तो ये रिंग छोटी होती जाएगी, मतलब आपको दिखेगी छोटी, तो किसकी तरह एक्ट करेगी, एक पॉइंट साइज की तरह, एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगी। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, अगर आर बहुत बड़ा है, ए बहुत छोटा है, तो इस फॉर्मूले में ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें, और अगर आप ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करते हो तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, ई इज इक्वल्स टू के क्यू आर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर की पावर 3/2। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ बेटा, एक आर से कैंसिल, यहाँ से ए स्क्वेयर बच जाएगा, आपके पास आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वेयर। याद कीजिए फॉर्मूला किसके लिए था, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड का फॉर्मूला यही था। इसका मतलब कि अगर आर बहुत ज्यादा है ए के कंपैरिजन में, तो ये रिंग भी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है, रिंग बिहेव एज पॉइंट चार्ज, रिंग बिहेव एज पॉइंट चार्ज व्हेन, कब, जब आर बहुत ज्यादा हो किसी बेटा ए से, ठीक है ना, इस चीज को याद रखें। अब अगला कंसेप्ट समझे, ये भी बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब पोलैरिटी। अगर आपके पास दो चार्ज हो अलग अलग पोलैरिटी के और वो कुछ फिक्स डिस्टेंस पे हो, अब बोलेंगे सर अगर दो चार्ज हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो उन दोनों को अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, दोनों एक साथ चिपक जाएंगे, है ना। तो उसको डाइपोल नहीं बोलते, डाइपोल का बोलेंगे जब प्लस माइनस दोनों हो और उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स हो, किसी तरह से वो वहीं पर रहें, वो चिपके ना एक दूसरे के साथ, तो उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। तो आप बोल सकते हैं क्या है ये, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है, दो वैल्यू में बराबर और साइन में अपोजिट चार्जेस के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें एक माइनस का चार्ज भी होता है, एक प्लस का चार्ज भी होता है, और इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, जो बीच का फिक्स डिस्टेंस है, इसको डाइपोल लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइपोल लेंथ। अगर इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए लिखता हूँ बेटा, इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी लिखता हूँ, तो डाइपोल लेंथ क्या होगी, ए से बी, ए से बी। और इसको जनरली हम 2a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 2a से क्यों, a से क्यों नहीं किया, क्योंकि सारे के सारे जो डिस्टेंस या जो अदर मेजरमेंट होते हैं हम डाइपोल के सेंटर से मेजर करते हैं। तो अगर मैं इसको a बोलता तो ये तो पूरा 2a हुआ ना, तो इस तरह से डाइपोल लेंथ को क्या लिया जाता है, 2a। अच्छा, डाइपोल का टोटल चार्ज कितना है, डाइपोल बना है दो चार्ज से, जितना प्लस का है उसके अंदर उतना माइनस का है, टोटल चार्ज डाइपोल का जीरो। एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना है, जीरो। सर आप डाइपोल बताओ कहाँ पर दिखने को मिलता है। अब अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि आपके पास एक HCl का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का मॉलिक्यूल है। अब देखिए इसमें H प्लस का भी है और
Cl माइनस का भी है। अब ये Cl वाले का ये मैंने दिखा दिया, ये H को रिप्रेजेंट किया। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हाइड्रोजन का सेंटर मान लिया। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसका ये सेंटर मान लिया। अब देखो हाइड्रोजन के प्लस वाले का सेंटर ये रहा, क्लोरीन के नेगेटिव वाले का सेंटर ये रहा, और इनके बीच में इतना फिक्स डिस्टेंस भी है। तो यानी इनका एक सिस्टम जो है वो एक डायपोल का सिस्टम है। इनका सिस्टम क्या है? डायपोल का सिस्टम है। जब भी दो चार्ज हो, वैल्यू में बराबर हो, एक प्लस का हो एक माइनस को, बीच में कुछ फिक्स डिस्टेंस हो, उस सिस्टम को आपने क्या बोल देना है? इलेक्ट्रिक डायपोल बोल देना है। और इलेक्ट्रिक डायपोल का जो टोटल चार्ज है ये आपने माइंड में रखना है, वो कितना होता है? 0 होता है। अब डायपोल मैंने अभी बनाया था, एक पॉइंट ए लिखा था, एक पॉइंट बी लिखा था। हमने यहाँ पर माइनस का चार्ज क्यों लिखा, यहाँ पर प्लस का चार्ज क्यों लिखा? इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस को मैंने अभी भी क्या लिखा था? 2a लिखा था। और सेंटर वाले पॉइंट को मैंने कहा था कि ओ नाम दे दीजिए आप। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर माइनस का इधर ही क्यों लिखा, प्लस का इधर ही क्यों लिखा? उल्टा लिख देंगे तो क्या होगा, है ना? अब आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले ध्यान से सुने, अगर आप एक डायपोल का जो चार्ज है, कोई भी चार्ज की वैल्यू लिखे, ठीक है ना, चार्ज का आपने सिर्फ वैल्यू लेना है और उसको आप डायपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, किसी भी एक चार्ज को आप डिस्टेंस से यानी लेंथ ऑफ डायपोल से मल्टीप्लाई कर दो। इस फैक्टर को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ, Q इंटू 2a, इसको डायपोल मोमेंट कहा जाता है। और ये जो डायपोल मोमेंट है, इसका यूनिट देखो, अब चार्ज को कूलम में लिखोगे और लेंथ को मीटर में, तो क्या बना? कूलम मीटर। क्या बना? कूलम मीटर। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर जनरली एक डिबाई भी यूनिट आता है ना, डिबाई भी आपने सुना होगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए, सिर्फ कूलम मीटर याद रखो। अच्छा, इसके बाद आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन तो उनकी होती है जो ये जो वेक्टर क्वांटिटी हो, तो यानी जो P है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इस तरह से। अब वेक्टर है तो डायरेक्शन बताओ। यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है याद करने वाला, क्या कि इसका डायरेक्शन हमेशा ध्यान देना नेगेटिव टू पॉजिटिव लिया जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इस चार्ज से उस तरफ। यानी अगर मैं बनाऊं तो ये है डायरेक्शन किसका? डायपोल मोमेंट का। अब यही क्यों लिया, हम बाद में सीखेंगे कि जब एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, सुना जरा, जब एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये उसमें रोटेट करता है और अपने आप उधर चला जाता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सर समझे नहीं? अब मैं आपको बोल दूं कि ये इधर आपके पास एक प्लस का प्लेट है, इधर आपके पास एक माइनस का प्लेट है, और मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि जब एक प्लस का प्लेट हो एक माइनस का प्लेट हो, उनके बीच में ऐसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं बोल दूं कि उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक ऐसे डायपोल को रख दिया, ये डायपोल का मान लेते हैं माइनस का चार्ज है, ये डायपोल का प्लस का चार्ज है। बताओ क्या होगा? अब इस प्लस वाले को माइनस का खींचेगा, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा, इस माइनस वाले को प्लस का खींचेगा, इधर की तरफ फोर्स लगा। यानी ये जो ऐसे रखा है, इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। अच्छा, रोटेट करने के बाद ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, यानी प्लस वाला इधर की तरफ आ जाएगा और माइनस वाला इधर की तरफ आ जाएगा। यानी डायपोल कुछ इस तरह से हो गया, नेगेटिव लेफ्ट साइड में आ गया, पॉजिटिव राइट हैंड साइड में आ गया, यानी अपने आप ये अरेंज हो गया। तो इसीलिए हमने इसकी डायरेक्शन बतानी थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट है, तो हमने डायपोल को भी लेफ्ट से राइट मान लिया। लेफ्ट से राइट मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, इसलिए इसकी डायरेक्शन को नेगेटिव से हम पॉजिटिव मान लेते हैं। और कई बार ऐसे भी लिखा होता है कि बाय कन्वेंशन इसको नेगेटिव से पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताएं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है आपको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब चार्ज जो है उसको लिखें, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है A1T1, और लेंथ का होता है बेटा L1, क्योंकि मीटर में ही तो होती है लेंथ। अच्छा, m तो है नहीं इसमें, तो m लिखूं 0, l है इसमें बिल्कुल, हाँ 1 है, t भी 1 है, a भी 1 है, तो ये बन गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब एक छोटी सी चीज याद रखें कि आइडियल डायपोल किसको बोलते हैं? एक ऐसा डायपोल जिसके पास चार्ज बहुत बड़ा हो। हम ये अज्यूम करें कि उस पे चार्ज बहुत ज्यादा है, अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और उसका जो डिस्टेंस है 2a है, वो बहुत कम हो, अप्रोचेस टू जीरो। जैसे जीरो होता नहीं है, अभी माने कि कम से कम डिस्टेंस हो, डायपोल के बीच का डिस्टेंस कम से कम हो और चार्ज की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो। इस तरह की कंडीशन को हम क्या क्या इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ये कंडीशन है किसकी बेटा? आइडियल डायपोल की। किसकी कंडीशन है? आइडियल डायपोल की। अब डायपोल के कंसेप्ट पे हम मॉलिक्यूल्स को दो तरह से डिफाइन करते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर जिनमें पोल बने, पोल बने मतलब जिस मॉलिक्यूल में
प्लस का चार्ज भी हो, माइनस का चार्ज भी हो, और दोनों कुछ अलग अलग डिस्टेंस पे हो। अब ये मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है, उसमें ये प्लस का चार्ज, ये माइनस का, आप देख सकते हैं इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है ना। इस तरह के मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें प्लस और माइनस दोनों हो, लेकिन वो एक ही जगह पर हो, एक ही जगह कंसाइंड करे, सेंटर ऑफ मास प्लस का, सेंटर ऑफ मास माइनस का एक ही जगह पे हो, इस तरह के मॉलिक्यूल को नॉन पोलर कहते हैं। और पोलर मॉलिक्यूल की खास बात क्या होती है कि इनकी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होती है, यानी जीरो नहीं होती। और नॉन पोलर की डायपोल मोमेंट कितनी होती है बेटा? जीरो, क्योंकि यहाँ पर 2a तो जीरो हो। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने HCl मॉलिक्यूल बताया था, वो पोलर है, वाटर का मॉलिक्यूल पोलर है, ठीक है। अच्छा, नॉन पोलर में जैसे O2 लिख दीजिए, CO2 लिख दीजिए, N2 लिख दीजिए, हाइड्रोजन लिख दीजिए। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल किसके अंदर आते हैं? नॉन पोलर के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल में प्लस का चार्ज माइनस का चार्ज, उसके आसपास भी तो फील्ड होगा। किसी पॉइंट पे फील्ड को कैसे कैलकुलेट करें? तो एक डायपोल के पास दो तरह की पोजीशंस हम डिफाइन करते हैं। देखिए, अगर मैं ये एक डायपोल बनाता हूँ, ये डायपोल ए बी नाम से मैंने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का चार्ज रखा, यहाँ पर हमने प्लस का चार्ज रखा, डिस्टेंस तो पता है 2a होता है ये पूरा का पूरा। अब इस लाइन को ध्यान देना, इन चार्जेस को मिलाने वाली ये जो लाइन आप देखिए, ये जो डॉटेड लाइन बनाई है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सियल लाइन। और आपको बोलते हैं कि इस एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, और इस डायपोल के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, उस पॉइंट का वो r है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो उसका फॉर्मूला याद रखना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी किसी एक्सियल लाइन पे निकालने का फॉर्मूला वो होता है k 1/4πε02 p, p यानी q इंटू टू है, डायपोल मोमेंट बताया था आपको, याद हो, q इंटू टू है, डिवाइड बाय r क्यूब। r क्या है? डायपोल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला। अच्छा, इसी के साथ डायरेक्शन ध्यान देना। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ E इज अलोंग एक्सिस, वो एक्सिस के अलोंग होती है, उधर की तरफ ही होगा, बाहर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो बाहर की तरफ होगा। अच्छा, डायपोल मोमेंट बताओ, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी डायपोल मोमेंट भी नेगेटिव से पॉजिटिव उधर है, ये भी उधर है। यानी एक खास बात पता लगी कि P एंड E आर इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों क्या होते हैं बेटा? सेम डायरेक्शन में होते हैं। यानी अगर आपको बोल दूं इनके बीच का एंगल कितना है, एंगल होता है जीरो, एंगल क्या होता है? जीरो, ठीक है। इन केस ऑफ एक्सियल, अगर आपके पास एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे फील्ड पूछे, तो फॉर्मूला आपके पास है, डायरेक्शन P और E की सेम है, उनके बीच का एंगल जीरो है। अब एक और लाइन का भी देखते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, फिर से एक डायपोल बनाता हूँ, ये आपने डायपोल बना लिया ए बी, यहाँ पर माइनस का चार्ज है, यहाँ पर प्लस का चार्ज है। अच्छा, ये सेंटर वाला पॉइंट, और इस लाइन को कहा जाता था एक्सियल लाइन, क्या बोलते थे? एक्सियल। अच्छा, इसके ठीक परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, ये देखिए परपेंडिकुलर, जो बिल्कुल बीचों बीच पास हो रही है, इसको इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेटोरियल लाइन। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट है, मैंने ये बना लिया, और इसका सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, फिर से मान लिया r। तो इस पॉइंट पर कितना फील्ड होगा, इस पॉइंट पे कितना फील्ड होगा? तो फॉर्मूला याद रखिए बेटा, इक्वेटोरियल पे फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है के, ये यानी 1/4πε पी, पी आपको पता है क्यों इंटू टू है, डिवाइड बाय आर क्यूब, सिंपल सा फॉर्मूला। इससे पीछे जो एक्सेल किया था, वहां पर जस्ट यहाँ पर 2 लिखा होता है, इसमें 2 नहीं है, हटा देना है 2 को, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब बारी आती है इसकी डायरेक्शन की, तो याद रखना, डायपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, पी का डायरेक्शन, और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप जब सोल्व करते हैं, इधर की तरफ डायरेक्शन आती है बेटा। यहाँ पर आपको जस्ट एक बार याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है ना। ई एंड पी आर अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। और एंगल कितना बेटा बता सकते हैं आप? वो होता है 180 डिग्री का, कितना? 180 का, ठीक है। ये इधर है, ये इधर है, एंगल 180 हुआ ना इनके बीच का। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रख ली, अभी अभी निकाला था ई एक्सियल हमने, अब निकाला ई इक्वेटोरियल। अगर आप एक्सियल वाले को इक्वेटोरियल से डिवाइड करो, तो उसमें जस्ट ऊपर एक्स्ट्रा 2 था, इसमें नहीं है, तो इनका जो रेशियो आता है बेटा, वो कितना आता है? 2, कितना आता है? 2, यानी एक्सियल लाइन पे फील्ड जो होता है, वो 2 टाइम्स होता है किससे बेटा? इक्वेटोरियल वाले लाइन से, अगर डिस्टेंस से हो। तो ये वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखें, उसके लिए क्या एक्सप्रेशंस हैं, एंड देन हम पोटेंशियल के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। पोटेंशियल भी हम एक दिन के अंदर खत्म कर देंगे, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट पोटेंशियल का पढ़ लेंगे, अगली वीडियो फिर कैपेसिटेंस से रिलेट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।
तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।